अब समझना जरूरी है कि बीजेपी आखिर 370 सीटें लाएगी कहां से। आखिर ये दावा प्रधानमंत्री मोदी अभी से कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की 80 सीटों की। 80 की जंग जीतने के लिए बीजेपी के पास राम लहर, शिव लहर और श्याम लहर है। राम लहर जिसका असर पूरे देश में देखने को मिला, ये वोटों में तब्दील होगा, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। सनातन की बात, लोगों के मन में राम है, बहुत बड़ा मानसिक इंपैक्ट इससे पड़ा है। योगी आदित्यनाथ की मांग ने शिव लहर और कृष्ण लहर को भी चेतना हिंदुओं में उसकी जगा दी है। संदेश साफ है, अयोध्या, मथुरा और काशी तीनों को जोड़कर योगी और मोदी एक मजबूत सनातन पथ तैयार कर रहे हैं, जो 24 में बीजेपी को 400 पार ले जाने में बड़ी मददगार साबित हुई। अब देखिए, 2019 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी 64 सीट जीती थी, 64 सीटें जीती थी, 16 पर हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन ये 16 सीटें बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिस पर अभी से नहीं, पिछले 3 साल से काम हो रहा है। बीजेपी इस बार 80 में से 80 सीटें जीतने का टारगेट सेट किया है और इसके लिए बीजेपी पश्चिम उत्तर प्रदेश में अपना मजबूत जनाधार रखने वाली पार्टी को अपने पाले में लाने की तैयारी कर रही है। 2019 में बीजेपी को वेस्टर्न यूपी की 27 में से 19 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी के लिए पश्चिम यूपी में राह आसान नहीं थी। यहाँ 30 में से 40% मुसलमान हैं। मुरादाबाद, संभल, नगीना, अमरोहा, बिजनौर, रामपुर की सीटों पर मोदी लहर के बावजूद बीजेपी को जीत नहीं मिली। अल्पसंख्यकों का वोट सेट करने में भी बीजेपी पीछे नहीं है। पार्टी पूरे प्रदेश में कौमी चौपाल अभियान चलाने जा रही है। खास तौर पर 23 लोकसभा सीटों पर फोकस किया जाएगा, जहां मुसलमान 25% से ज्यादा है। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार की बात करते हैं। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और मोदी के 370 की राह में बहुत बड़ा रोड़ा बिहार है, जिसे अब सेटल कर लिया गया है। पुराने साथी में एक बार फिर गठबंधन कर मोदी 40 सीटों की गुत्थी सुलझाने में लगे हुए हैं। नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने राज्य में अपनी ताकत को दिखा दिया। अब बारी है लोकसभा की और माना जाता है कि विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, बिहार में अकेले दम पर कोई जीत नहीं सकता। और ऐसे में बिहार में नीतीश के साथ बीजेपी 40 की 40 सीटों को जीतने का पूरा प्लान बना रही है। और पिछली बार जब बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी साथ लड़ी थी तो विपक्ष की हवा निकल गई। एनडीए को 40 में से 39 सीटें मिली थी। अब देखिए, आरजेडी तो खाता भी नहीं खोल पाई थी, वहीं कांग्रेस एक सीट पर जीत पाई थी। बीजेपी फिर उसी गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। यूपी और बिहार की कुल 120 सीटों में से बीजेपी को हर हालत में 110 से 115 सीटें जीतनी ही जीतनी, और 370 सीटों के लिए इस नंबर का होना बहुत जरूरी है। बिहार और यूपी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने काफी हद तक प्लान तैयार किया है, लेकिन बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है पश्चिम बंगाल। इंटरनल सर्वेज भी यही बात दर्शा रहे हैं। बीजेपी की राह मुश्किल होती नजर आ रही है। काफी बड़ी संख्या में वहां से सांसद चुनकर आते हैं, इसलिए पश्चिम बंगाल एक महत्वपूर्ण राज्य है। 42 लोकसभा सीटों वाले बंगाल में बीजेपी ने 2019 में 18 सीटें जीती थी। भले ही जब बैठकें होती हैं और रणनीति तैयार होती है तो बीजेपी का टारगेट वहां पे कम से कम 30 सीटें जीतने का है इस बार, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पर वो 18 सीटें नहीं खोना चाहती, उन 18 को वापस काबिज करना चाहती है। अब देखिए, बीजेपी की राह को आसान कर रही है बंगाल में इंडिया अलायंस में फूट। ममता बनर्जी अकेले लड़ना चाहती हैं, मतलब कांग्रेस, लेफ्ट और टीएमसी एक साथ चुनाव में नहीं लड़ेंगी, मतलब वोटों का बिखराव निश्चित है। अब ये जो तमाम मैंने बातें कही हैं, उससे ये नजर आ रहा है कि इसका बीजेपी को फायदा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। टीएमसी, कांग्रेस और जो लेफ्ट है वो ये रणनीति के तहत कर रही है। अगर टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट एक साथ आ जाती है तो लेफ्ट का वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के पास चला जाएगा। पहले भी
लेफ्ट का वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के पास गया था। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जब अलायंस होगा तो काफी सारा वोट बैंक भाजपा के पास आएगा। ठीक वैसे ही जैसे पंजाब में अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ आते हैं तो बहुत सारा कांग्रेस का वोट बैंक भाजपा को मिल सकता है। यही वजह है कि इंडिया गठबंधन वहां पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलायंस नहीं कर रही। ठीक वैसे ही बाहर ये प्रतीत हो रहा है कि अलायंस नहीं हो रहा, झगड़ा है, लेकिन सही मायने में ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच में ये चर्चा हुई है कि लेफ्ट को अपना वोट बैंक नहीं खोना चाहिए और लेफ्ट अलग चुनाव लड़े। मोदी उत्तर भारत की 193 सीट्स पर जीत के लिए आश्वस्त नजर आ रहे हैं। उत्तर भारत की 193 में से 177 सीटों पर कब्जा बीजेपी का है। पिछले चुनाव में बीजेपी ने अधिकतर सीटें उत्तर और पश्चिम के बड़े राज्यों से जीती थी। वहां उसे 50% से अधिक वोट मिले थे। अगर वोटरों का मूड वैसा ही रहा तो चाहे जितनी पार्टियां एकजुट हो जाएं, बीजेपी को हरा नहीं पाएंगे। लेकिन इससे बीजेपी को 400 प्लस का आंकड़ा तब तक भी नहीं मिल पाएगा। मोदी को पता है कि उत्तर भारत में बीजेपी वोटों के लिहाज से लगभग सैचुरेशन पॉइंट पर है, लेकिन क्या मोदी का मैजिक साउथ में चलेगा? मेहनत तो काफी हो रही है, लेकिन क्या वो वोटों में तब्दील हो पाएगा? बीजेपी को 303 सीटों को, जो उनकी अभी 303 सीटें हैं, उसे 370 पार करानी है। अगर एनडीए की बात करें तो 400 पार करानी है। ऐसे में दक्षिण की 50 से ज्यादा सीटों पर फतह हासिल करनी होगी, जो जरा भी आसान नजर नहीं आ रहा। और देखिए, कर्नाटक पर काम चल रहा है, जेडीएस के साथ गठबंधन हुआ है। मोदी ने साउथ की जिम्मेदारी खुद अपने कंधों पर ली है। लगातार दौरे चल रहे हैं। मोदी मिशन साउथ पर काम खुद कर रहे हैं। पीएम मोदी ने हाल ही में पहले लक्षद्वीप, फिर केरल का दौरा किया। केरल में अलायंस चल रहे हैं, अलग अलग चेहरों के साथ बातचीत चल रही है। वहां विकास की परियोजनाओं की सौगात दी जा रही है। राम मंदिर उद्घाटन में पहले पीएम आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के दौरे पर गए और मंदिरों में जाकर दर्शन किए और राम का जो वो भारतीय जनता पार्टी का कनेक्ट है उसे साउथ में स्टैब्लिश करने की, कनेक्ट करने की पूरी कोशिश की। और दक्षिण के 5 राज्यों में कुल 129 लोकसभा सीटें हैं और इनमें आंध्र प्रदेश में 25, केरल में 20, कर्नाटक में 28, तमिलनाडु में 39 और तेलंगाना में 17 सीटें हैं। कितना महत्वपूर्ण है साउथ, अगर आंकड़ा 400 पार ले जाना है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इन सभी 129 सीटों में कुल 29 सीटों पर जीत हासिल की। कर्नाटक में सबसे अच्छा प्रदर्शन था, बाकी चारों राज्यों में निराशा हाथ लगी थी। कर्नाटक में 25 सीटों पर जीत मिली थी। अब देखिए, कर्नाटक में आप खुद अमित शाह हाल ही में, हालांकि 10 तारीख का उनका दौरा तय है और जाने वाले हैं वो, वहां पर जेडीएस के साथ सीट बंटवारे पर चर्चा होनी है क्योंकि बहुत ज्यादा उम्मीदें कर्नाटक से हैं। और तेलंगाना में 4 सीटों पर, केरल, आंध्रा, तमिलनाडु में खाता नहीं खुल पाया था, इसीलिए यहाँ की रणनीति को दुरुस्त लगातार किया जा रहा है। कर्नाटक में दोबारा अच्छा प्रदर्शन दोहराने के लिए देवेगौड़ा की पार्टी जेडीएस के साथ गठबंधन किया, जिस पर हाल ही में अभी चर्चा होनी है, ताकि लिंगायत के साथ अन्य समुदाय के साथ सीधी पहुंच बनाई जा सके। अंतरिम बजट में लक्षद्वीप को लेकर बड़ी सौगात और संदेश दिया गया। केरल और तमिलनाडु में भी बीजेपी सक्रिय है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी और लक्षद्वीप में भी बीजेपी के नेता मैदान में उतर चुके हैं और वहां के जो रीजनल लोग हैं, वहां की जो कास्ट हैं, उनके साथ सीधा संवाद किया जा रहा है। यहाँ लोकसभा चुनाव के प्रभारी बनकर भेजा गया है तमाम अलग अलग बड़े संगठन के नेताओं को। अब देखिए, तमिलनाडु में विपक्षी पार्टियों के कई नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। हालांकि वो बहुत बड़े चेहरे नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इससे ये मैसेज जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उन राज्यों में नेताओं को एक्सेप्टेबल है। दूसरे पार्टी के नेताओं को भारतीय जनता पार्टी से वो आकर्षित हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ धीरे धीरे इस लिहाज से बढ़ता जा रहा है, ऐसे भाजपा के लोग मान रहे हैं। पिछले 3 चुनाव में 199 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी कभी नहीं जीती। 76 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी को पिछले 3 चुनाव में सिर्फ 1 बार जीत मिली और बाकी 2 बार हार का सामना करना पड़ा। यही वजह है कि पार्टी किसी तरह का रिस्क लेने के मूड में नहीं है। एनडीए में सहयोगी दलों की संख्या बढ़ाई जा रही है ताकि विपक्षी दल, खास तौर पर क्षेत्रीय दल को भी किसी तरह की बढ़त हासिल ना हो सके। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो 400 सीटों पर जीत का दावा कर रहे हैं और दूसरी ओर मोदी विरोधी मोर्चा बिखरता जा रहा है, टूटता जा रहा है। पहले नीतीश चले गए, फिर ममता रूठ गई और अब उद्धव ठाकरे का भी मन
डोल रहा है। बीते 10 दिनों में इस अलायंस को कई झटके लग चुके हैं। बड़ी संख्या में वोटों को खींचने के लिए विपक्ष को बड़ी हवा बनानी होगी। बेहतर होगा कि विपक्ष उन क्षेत्रों में काम करे जहां उसे लगता है कि वह वर्तमान में हो रही भूलों को सुधारने के लिए नीति बना सकता है। कुछ ऐसे राज्य भी हैं जहां त्रिकोणीय संघर्ष है, जैसे झारखंड, महाराष्ट्र, और अगर इंडिया ने सही गणित खेला तो बेहतर परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन उसके लिए फोकस्ड होने की जरूरत है, बैठकें करने की जरूरत है, लगातार सीट शेयरिंग पर चर्चा करने की जरूरत है, मुद्दे उठाने की जरूरत है और 24 घंटे की राजनीति करने की जरूरत है। राजनीति में संभव तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है और वो कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहते हैं नसीब भी उन्हीं का साथ देता है जो मेहनत करते हैं, और नसीब मेहनत करने वालों को मिलता है। सफल और असफल लोग अपनी क्षमताओं में बहुत भिन्न नहीं होते, वो अपनी क्षमता तक पहुंचने के लिए अपनी इच्छा शक्ति में भिन्न होते हैं। और शायद कांग्रेस के लिए आज ये लाइन काफी सटीक बैठती है। आज कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि वो किस मुद्दे पर चुनाव लड़े। गठबंधन में एकजुटता की कमी और सीट बंटवारे में देरी हो रही है, जिससे कांग्रेस के लिए मुश्किलें तो बड़ी हैं, लेकिन हार जीत की इस लड़ाई में कांग्रेस को बहुत पीछे खड़ा कर दिया है। आज के वर्तमान स्थिति को देखा जाए तो बीजेपी के टारगेट तक पहुंचने के लिए दो चीजें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस 24 घंटे की राजनीति करे, कांग्रेस अपने अलायंस के साथ लगातार बैठकें करे। कांग्रेस को ये पता है कि वो फिलहाल हार जीत की इस लड़ाई में बहुत पीछे है। कांग्रेस को ये पता है, विपक्ष को ये पता है कि चुनाव नरेंद्र मोदी जीतने के काफी करीब है, लेकिन जरूरत है कि वो इस आंकड़े की लड़ाई में नरेंद्र मोदी के आंकड़े को कम करने की कोशिश करें। और वो तब हो सकता है जब पूरा विपक्ष एकजुट हो, पूरे विपक्ष को एक लक्ष्य पता हो, विपक्ष अपने मुद्दे से भटके नहीं, और विपक्ष लगातार बैठकों का दौर करें और विपक्ष अपने उम्मीदवारों को जल्द से जल्द मैदान में उतारें। और सबसे महत्वपूर्ण है कि वो फोकस्ड होकर 24 घंटे की राजनीति करें।